everybody, welcome back to Bansal Biology. Before starting with the video, I would like to wish you all the students a very happy new year. अगर हम आज के वीडियो के बारे में बात करें तो हमारा आज का वीडियो है प्रिपरेशन एंड स्ट्रैटेजी रिलेटेड टू द CSIR नेट एग्जामिनेशन। हमें जैसे पता है CSIR नेट का जो एग्जामिनेशन है साल में 2 बार होता है, एक बार जून में और एक बार दिसंबर में। तो इस साल भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2 बार ये एग्जामिनेशन होगा, दैट इज इन जून एंड दिसंबर। हालांकि जो दिसंबर 2020 का एग्जामिनेशन है वो अभी तक कंडक्ट नहीं किया गया है, तो उसके हम होप्स लगा सकते हैं मे बी मार्च में हो जाए, मे बी अप्रैल में हो जाए, बट वी आर नॉट श्योर। हम श्योरली नहीं बोल सकते कि हाँ वो कब होगा, बट हमें इतना पता है कि जून का और दिसंबर का एग्जामिनेशन तो होता ही होता है। तो उसकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आज के हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो अगर हम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में देखें तो सबसे पहला पॉइंट जो आप लोगों को ध्यान रखना है वो है सिलेबस। अब मैक्सिमम स्टूडेंट तैयारी तो शुरू कर देते हैं CSIR नेट की, लेकिन वो सिलेबस को ठीक से देखते ही नहीं है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सिलेबस को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ें। हमारा जो CSIR नेट का लाइफ साइंस का सिलेबस है उसमें टोटल 13 यूनिट्स है और इन सभी 13 यूनिट्स को आपको अच्छे से देखना है, कौन सी यूनिट में क्या है, कौन से टॉपिक्स प्रेजेंट है। तो इन डेप्थ आपको सिलेबस को अच्छे से देखना है, वो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपको चाहिए तो मैं मेरा जो टेलीग्राम चैनल है बाय द नेम बंसल बायोलॉजी में उस पर सिलेबस भेज दूंगी, सो दैट यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड फ्रॉम देयर। सो बहुत इजी हो जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा पहला पॉइंट बहुत जरूरी है कि आप सिलेबस को बहुत अच्छे से देखें। यहाँ पे आपने एक बार अगर सिलेबस देख लिया तो नेक्स्ट पॉइंट है कि उस सिलेबस में से आपको फाइंड आउट करना है कि आपको कौन कौन सी यूनिट पढ़नी है। टोटल 13 यूनिट्स है, लेकिन ऑब्वियसली 13 यूनिट्स कोई भी बच्चा पूरी तरीके से नहीं करता है। तो 13 यूनिट्स में हमें देखना है कि हमें कौन सी यूनिट करनी है। मिनिमम आपको एटलीस्ट 8 यूनिट्स तो करनी ही पड़ेगी। 8 to 10 यूनिट आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आराम से। तो बकायदा 8 से लेकर 10 यूनिट्स तो आपको आराम से पढ़नी पड़ेगी। अगर हम यूनिट्स को देखें तो फर्स्ट यूनिट होती है बायोकेमिस्ट्री। इनमें से कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जो कि आप छोड़ ही नहीं सकते हैं, जो तो आपको करनी ही पड़ेगी भले ही कुछ भी हो जाए, क्योंकि उसके बेसिस पे बाकी यूनिट्स डिपेंडेंट है। तो कुछ यूनिट्स आप छोड़ ही नहीं सकते हो, जैसे कि सेल बायोलॉजी, मॉल बायोलॉजी, जो थर्ड यूनिट होती है मॉल बायोलॉजी है। इसके अलावा जो नेक्स्ट यूनिट आती है वो होती है इम्यूनोलॉजी प्लस सेल सिग्नलिंग, फोर्थ यूनिट है ये। नेक्स्ट यूनिट जो आती है फिफ्थ होती है डेफ बायो, 6th यूनिट होती है जेनेटिक्स, 7th इज प्लांट फिजियोलॉजी, 8th होती है एनिमल फिजियोलॉजी। एनिमल फिजियोलॉजी के बाद जो नेक्स्ट यूनिट होती है वो होती है डाइवर्सिटी, दैट इज 9th। उसके बाद आता है इकोलॉजी, आफ्टर दैट इवोल्यूशन, आफ्टर दैट अप्लाइड बायोलॉजी एंड लास्ट इज मेथड्स इन बायोलॉजी। तो ये जो है कुछ यूनिट्स है, ये सिर्फ मैंने यूनिट्स का नाम लिखा है, डिटेल्ड नहीं लिखा है इसके बारे में। तो डिटेल जानने के लिए आपको सिलेबस ही फॉलो करना पड़ेगा और कुछ नहीं हो सकता है। ये सिर्फ मैंने टॉपिक्स लिख दिए यहाँ पे। इसमें से कुछ यूनिट्स जैसे होगी सेल बायोलॉजी, मॉल बायोलॉजी, डेफ बायो, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, ये तो आपको कुछ भी करके नहीं छोड़ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। और सम पार्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, या आप कुछ भी कर लीजिए, आप नहीं छोड़ सकते। 1 2 3 4 5 6.5 यूनिट। बाकी आपकी चॉइस है कि आपको इनमें से कौन सा चूज करनी है, कौन सी यूनिट्स आप करना चाहते हैं, लेकिन इन 6.5 यूनिट्स को तो आप कभी मत छोड़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। भूल कर भी आप इनको मत छोड़ना, ये सिलेक्शन दिला सकती है। इनका रीजंस क्या है कि इसमें से क्वेश्चंस मोर पूछे जाते हैं या फिर ये रिलेट होती है रेस्ट ऑफ द यूनिट से। इनका रीजन कुछ भी हो सकता है कि इनमें से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं या फिर ये रिलेट होती है रेस्ट ऑफ द यूनिट से, और एनीथिंग जिसकी वजह से ये जो यूनिट्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको आप स्किप करने की गलती कभी मत करिए, ये जो है आपका बिल्कुल अच्छे से सिलेक्शन दिला सकती है आपको। बाकी यूनिट्स में से आप चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सी यूनिट पढ़नी है, आपको कौन सी यूनिट स्किप करनी है, दैट्स योर चॉइस, बट आई वुड सजेस्ट कि आप इनको मिस मत करिए। बाकी आप देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे हमारा फाइनलाइज हो गया कि कितनी यूनिट्स हमें करनी है, कितनी यूनिट्स हमें करनी है और कौन कौन सी यूनिट अगर हमें करनी है, ये अगर हमने फाइनलाइज कर लिया है, तो उसके बाद जो हमारा सेकेंड पॉइंट होता है वो है मटीरियल। स्टडी मटेरियल हमारा क्या सा रेफर करें, कौन सा रेफर करें, किसको यूज करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम स्टडी मटेरियल की बात करें कि कौन सा रेफर करना, जो कि
हर एक बच्चे का सबसे प्रायोरिटी वाला डाउट होता है कि उनको पता है ठीक है उन्हें सिलेबस देख लिया, उन्हें पता है कौन कौन सी यूनिट्स पढ़नी है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि स्टडी मटेरियल कौन सा हो। जैसा कि मैंने आपको कहा सबसे ज्यादा डाउट पूछे गए हैं कि मैम पब्लिकेशन की बुक रेफर करें या फिर हम स्टैंडर्ड बुक्स रेफर करें। तो देखो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू गाइस, बट हाँ मैं आपके इनमें 2-3 पॉइंट से हेल्प कर देती हूँ। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपके पास टाइम कितना है। आप समझो कोई बच्चा अगर जून के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा है, अगर आप जून के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और अभी है जनवरी, तो जनवरी से अगर हम जून का पकड़े तो लगभग 6 मंथ्स हमारे पास है। 6 मंथ्स में आपको करीब 10 यूनिट्स पढ़नी है, ठीक है। ऑन एन एवरेज अगर आप टाइम मान के भी चले तो आपके पास 15-20 दिन का टाइम है एक यूनिट के लिए। तो अगर आपको 15-20 दिन में एक यूनिट पढ़नी है तो आप उसको सबसे पहले देखिए कि आप स्टैंडर्ड बुक उसके लिए रेफर कर सकते हैं। आप स्टैंडर्ड बुक को उतना टाइम दे पाएंगे क्योंकि सिर्फ आपको पढ़ना नहीं है, आपको जो टॉपिक समझ में नहीं आया आपको उसके लिए यूट्यूब पे लेक्चर्स देखने होंगे, आपको स्टैंडर्ड बुक भी पढ़नी है, आपको अपने नोट्स भी बनाने होंगे, साथ साथ में रिविजन भी करना होगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आप उस स्टैंडर्ड बुक को उतना टाइम दे सकते हैं। अगर कोई बच्चा दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहा है, कोई डायरेक्टली दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहा है, अभी जनवरी चल रहा है, 12 महीने, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से 1 मंथ दे सकता है वो एक यूनिट को। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बोलूंगी कि शुरू में ही डिसाइड मत करो कि हाँ हमें स्टैंडर्ड बुक रेफर करनी है या हमें पब्लिकेशन की बुक रेफर करनी है। शुरू में जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो एक दिन ट्रायल के लिए रख लो, 1-2 दिन ट्रायल के लिए रख लो, पढ़कर देखो। सबसे पहले स्टैंडर्ड बुक से पढ़कर देखो आप कितना टॉपिक उससे कवर कर पा रहे हो। सबसे पहले 1-2 दिन कोई भी आपने यूनिट शुरू कर दी, जैसे आपने सेल बायोलॉजी शुरू किया, सेल बायोलॉजी आप उठाई, आपने कोई भी बुक उठा ली, जैसे ब्रूस एंड एल्बोज की आपने बुक उठा ली, तो आपने क्या किया, आप उसको पढ़ना शुरू किया, आपने 1-2 दिन ट्रायल बेसिस पे आपने करना शुरू किया। आप सोचे कि ठीक है मुझे सेल बायोलॉजी 15 दिन में कंप्लीट करनी है, आपने इतना सोच लिया कि सेल बायोलॉजी मुझे 15 दिन में कुछ भी हो जाए मुझे कंप्लीट करनी है, क्योंकि उतना ही टाइम आप दे पाओगे अभी। तो अगर आपको 15 दिन में सेल बायोलॉजी कंप्लीट करनी है तो आप देखो कि 15 दिन में जो पहला और दूसरा दिन है उसमें आप ब्रूस एल्बर्ट से कितना टॉपिक कवर कर पाए, ठीक है। कवर करने के बाद आपको वो टॉपिक कितने अच्छे से समझ में आया, आप उसके कितने नोट्स बना पाए, उसके बाद आप अगर उसके 1-2 PYQ लेकर बैठे, मतलब उसी टॉपिक्स के जो अभी आपने 1-2 दिन में किया है, तो आप उसके कितने PYQ सॉल्व कर पा रहे हो। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको पता चला कि पहला 2 दिन निकल गया और अभी तो मैं शुरुआत में ही हूँ, अभी तो मेरा कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो मैं ऑर्गेनिल के शुरुआत में ही आया हूँ, बस मैंने ट्रांसपोर्ट पढ़ा है, ऑर्गेनिल की शुरुआत भी नहीं आई, अभी मैंने सिर्फ ट्रांसपोर्ट ही किया है, एक ही टॉपिक मैंने पूरे 2 दिन में पढ़ा है, तो वो बहुत स्लो रेट हो जाएगा। तो आपको वो देखना पड़ेगा। आपको ना ही तो किसी पब्लिकेशन को चूज करना है, ना ही आपको स्टैंडर्ड बुक को चूज करना है। पहले शुरुआत में आपको सिर्फ ये देखना है कि आप कितना पढ़ सकते हैं, आपको कितना समझ में आ रहा है। आप पब्लिकेशन की बुक उठा के देखिए, आप स्टैंडर्ड बुक उठा के देखिए, आप देखिए कि आपको कितना टाइम लग रहा है दोनों ही बुक्स में, आपके टॉपिक में आपको क्लियरिटी किधर ज्यादा मिल रही है। ऑब्वियसली क्लियरिटी स्टैंडर्ड बुक में ज्यादा मिलेगी, बट टाइम ऑल्सो मैटर्स। टाइम के साथ साथ आपको PYQ सॉल्व करके देखना है। समझो अगर आपने पब्लिकेशन से पढ़ लिया लेकिन अगर आपके PYQ ही सॉल्व नहीं हुए तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अभी कुछ बच्चे होते हैं जो पब्लिकेशन से पढ़ के उनके PYQ सॉल्व हो जाते हैं, कुछ बच्चों के नहीं होते हैं। टोटली डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट। तो हम स्टूडेंट्स को डिवाइड कर सकते हैं लेकिन एक साथ सबको रख नहीं सकते। तो आपको अपना पॉइंट देखना है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। आपको पब्लिकेशन से अच्छे समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, PYQ सॉल्व हो रहे हैं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो रहा है, ठीक है। नहीं हो रहा है, गो टू स्टैंडर्ड बुक्स। बट स्टैंडर्ड बुक्स में भी ऐसे नहीं कि पूरे घुस गया, उतना देखिए 15 दिन में किस तरीके से आप पूरा कर सकते हैं अपना सिलेबस, वो इम्पोर्टेंट है। तो कुछ टॉपिक्स यहाँ से पढ़िए, कुछ टॉपिक्स यहाँ से पढ़िए, क्योंकि आपको फिर यूट्यूब पे भी कुछ वीडियोस ऑब्वियसली देखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हर टॉपिक आपको पहली बार पढ़ा आपको क्लियर हो गए, नहीं, आपको ऑब्वियसली कुछ वीडियोस देखने पड़ेंगे। उसके बाद आपको नोट्स बनाना है, रिवीजन करनी है, ये सब चीजें आपकी चलेगी। तो उस हिसाब से एक सेटल कीजिए। तो पहला जो 1-2 दिन है वो ट्रायल करके देखिए, किसी भी एक दिन रख लीजिए, 2 दिन भी नहीं, 1 दिन रख लीजिए। जब यूनिट तैयार करें एक ही बुक। हाँ, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि स्टैंडर्ड बुक एक ही रखिए। ऐसे नहीं 10-15 स्टैंडर्ड बुक के पीछे भाग रहे हो, एक ही स्टैंडर्ड बुक किसी एक यूनिट के लिए, सेल बायोलॉजी के लिए एक, मॉल बायो के लिए एक, इम्यूनो के लिए एक। ऐसे नहीं आपने 10-15 3-4 रख लिए, होती बहुत सारी, तो बच्चे 3-4 इकट्ठा करके ना हमें रखने में बहुत खुशी मिलती है, वो नहीं करना है। कोई एक बुक लीजिए स्टैंडर्ड बुक, पब्लिकेशन की तो ऑब्वियसली एक ही बुक होती है, वो लीजिए, दैट्स इट, बहुत है, ठीक है। 10-15 बुक के लिए भागोगे और टाइम जाएगा। अपना टाइम देखिए, आपके पास टाइम जो है बहुत कम है।
आपके पास बहुत टाइम है और पढ़ने के लिए, लेकिन एग्जाम क्लियर करने के लिए बहुत कम टाइम है, क्योंकि अगर एक बार में नहीं होता है, 2 बार में नहीं होता, तो हम अंडर कॉन्फिडेंट भी चले जाते हैं। तो सबसे पहले आप ये सब देखिए कि आपका एग्जाम कैसे क्लियर होगा, कितने अच्छे से आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है। उसके अलावा जो एक और चीज भी आती है वो होती है कोचिंग के नोट्स। फॉर एग्जाम्पल आपने कोचिंग ज्वाइन नहीं की, जरूरी नहीं है कि आप कोचिंग ज्वाइन करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट आपके किसी दोस्त ने तो ऑब्वियसली ज्वाइन की होगी, तो उसके जो नोट्स होते हैं, उसके जो हैंड रिटन नोट्स है, या फिर उसका जो मटेरियल मिलता है कोचिंग से, डिफरेंट कोचिंग से मटेरियल मिलता है, आप उसको ले सकते हैं, अपने दोस्त से लेकर जेरोक्स करवा सकते हैं, या उसका हो चुका है तो आप उसके नोट्स ले सकते हैं और उनको रेफर कर सकते हैं। वो भी आपको काफी हेल्पफुल हो जाएगा कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में। तो आप ये भी रेफर कर सकते हैं। कोचिंग के नोट्स इज ऑल्सो वेरी गुड। स्टैंडर्ड बुक्स, तो यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन है, स्टैंडर्ड बुक, पब्लिकेशन एंड कोचिंग नोट्स। कोचिंग नोट्स आप एज अ रेफर के तौर पे यूज कर सकते हो। अगर आपको उसके हैंड रिटन नोट्स मिल गए हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको थोड़े कम नोट्स बनाने पड़ेंगे, हालांकि आपको ऑब्वियसली हैंड रिटन नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि लिए आप अपने हिसाब से बनाओगे, उसने अपने हिसाब से बनाए। आप ये कर सकते हो उसी में कुछ ऐड कर दो, या फिर आप अपने हिसाब से बनाओ, लेकिन वो आपको हेल्प कर देंगे, काफी हेल्प कर देंगे, आपको समझने में, किसी टॉपिक में हेल्पफुल होंगे। और प्लस आपको स्टैंडर्ड बुक तो रेफर करनी ही है, सिर्फ टाइम की बाउंडेशन के हिसाब से आप इसको देखना कि टाइम, क्योंकि पब्लिकेशन बुक पढ़ने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता, हो जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट किस में क्लियर हो रहा है वो आपको देखना है। और स्टैंडर्ड बुक सिर्फ एक ही रेफर कीजिएगा, इसका पूरा ध्यान रखिए। तो इस हिसाब से आप अपनी तैयारी देख सकते हैं। 1 या 2 दिन ट्रायल पे रखिए, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि मैम हम स्टैंडर्ड बुक रेफर करें, हम पब्लिकेशन की बुक रेफर करें, कोई जरूरत ही नहीं है। खुद करके देख लो ना, 1 दिन तो आप देख सकते हो, 1 से 1.5 दिन तो आप देख सकते हो किसी भी चीज के लिए। 1 से 1.5 दिन देकर देखो, पढ़कर देखो, समझ में आ रहा है, स्टैंडर्ड बुक से तो समझ में आ रहा है, तो कितना टाइम लग रहा है। अगर आपको लग रहा है कि ठीक है अभी ज्यादा टाइम लग रहा है लेकिन मैं कम टाइम में प्रिपेयर कर सकता हूँ, वेल एंड गुड, गो फॉर इट। आपने पब्लिकेशन की बुक ली, आपने कुछ टॉपिक्स पढ़े, आपसे क्लियर हो रहे, आपने PYQ करके देखा, वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छा, पब्लिकेशन रेफर करो। उसके बाद समझो आपके पास टाइम बचा, आपने 15 दिन में सोचा था, 10-11 दिन में हो गई, देन गो फॉर स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ो। तो वो आपको अब अपना ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, लेकिन उससे आपको अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। लेकिन बाउंडेशन मानो कि हाँ मुझे 15 दिन में सेल बायोलॉजी कंप्लीट करनी ही करनी है, भले ही कुछ भी हो जाए। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट, दैट इज मटेरियल, स्टडी मटेरियल। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो होगा नोट्स मेकिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज नोट्स मेकिंग। आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, वो सच्चाई है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आपके वो नोट्स ही काम आने वाले हैं, कुछ काम नहीं आएगा। आप अगर स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हैं तो स्टैंडर्ड बुक से आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जब आप रिवाइज करोगे तो आपको कम टाइम देना, आपको ज्यादा टाइम नहीं देना, आपको कम टाइम देना। तो जितनी बार आप नोट्स पढ़ोगे उतनी बार अच्छा रहेगा। अगर आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ने वाले हो तो आपको बहुत टाइम लगेगा रिवीजन में। सो नोट्स मेकिंग बहुत जरूरी है कि आप करो, स्टैंडर्ड बुक को यूज करके आप नोट्स बनाओ। अगर आपको अपने दोस्त के नोट्स मिल गए तो उसके नोट्स देखो, स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ो, उस हिसाब से अपने नोट्स बनाओ। लेकिन नोट्स बनाना इस कंपल्शन, वो आपको बनाना पड़ेगा, भले ही कुछ भी हो जाए। अगर आपको स्टैंडर्ड बुक कौन सी रेफर करनी है उसका आपको चाहिए कि कौन कौन सी बुक्स होती है, तो मैंने ऑलरेडी उस पर वीडियो बना दिया है। मैं ऊपर आई बटन पे उसको मेंशन कर लूंगी, आप जाके उसको देख लेना। बट एक ही बुक रेफर करना, वो जरूर देख लेना। वो एक बुक भी कैसे रेफर करनी है वो भी, उसके लिए भी आप अगर 2-3 बुक्स देखेंगे, जैसे अगर हम बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो बायोकेमिस्ट्री में ऑब्वियसली बात है लेनिंजर बेस्ट बुक है। तो ऐसे आपको हर में बेस्ट बुक्स मिल जाएगी जो हाँ ठीक है ये तो बेस्ट बुक है, इसको ही रेफर करना है। तो ऐसे बायोकेमिस्ट्री में और भी बुक्स है, लेकिन लेनिंजर जो है बेस्ट, अगर आप वो रेफर कर सकते हो तो बढ़िया, बहुत ही प्लस पॉइंट होगा। तो एक बेस्ट बुक आपको रेफर करनी है, और उसकी अगर आपको वर्डिंग समझ में नहीं आ रही है तो दूसरे पे जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गो फॉर दी बेस्ट बुक लाइक लेनिंजर। नहीं समझ में आ रहा है लेनिंजर से, या नहीं आ रहा है ऊपर से जा रहा है, तो वॉइड एंड वॉइड के ऊपर जाओ, वॉइड एंड वॉइड फिर उसी पे ही रहो। तो एक बुक कोई भी सोच लो जिसपे भी आपको रहना, और उससे फिर अपने नोट्स बनाओ। नोट्स ज्यादा ट्राई करो कि डायग्रामेटिक नोट्स हो, नोट्स ट्राई करो कि ज्यादातर डायग्रामेटिक नोट्स हो, या फिर जिसमें फ्लो चार्ट्स हो। ऐसे नोट्स रेफर करने की कोशिश करो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इस टाइप के नोट्स हो तो आपको रिवीजन करने में हेल्पफुल होगा, टाइम
कम लगेगा, प्लस ऐसे नोट्स बनाने में भी टाइम कम लगता है। पूरी थ्योरी नहीं लिखना है आपको, पूरा थ्योरी नहीं लिखना है, वो ट्राई करना, पॉइंटर्स लिखना है आपको। स्टैंडर्ड बुक को जस्ट वैसा का वैसा छापना नहीं है अपनी कॉपी में, पॉइंट्स लिखने हैं, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट अगर आप पॉइंट देखें, फोर्थ पॉइंट, देन दैट इज यूट्यूब वीडियोस, या फिर हम बोल सकते हैं यूट्यूब क्लासेस। अगर आप कोई भी क्लासेस नहीं लगा रहे तो ऑब्वियसली आप यूट्यूब को रेफर कर रहे होंगे, और यूट्यूब में काफी मटेरियल प्रेजेंट है CSIR नेट से रिलेटेड। बहुत सारे चैनल्स हैं जो CSIR नेट का मटेरियल प्रेजेंट करते हैं। इनफैक्ट बंसल बायोलॉजी पे भी आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप YouTube वीडियो को देख सकते हो। लेकिन YouTube वीडियो को भी ऐसे नहीं आप देखे जा रहे हो। समझो आज आपने एक टॉपिक सर्च किया, आपने जैक स्टैट पाथवे देख लिया, आज आपने मेरे लेक्चर से देखा, फिर आपको मेरा लेक्चर के बाद आपने देखा कि चलो इसका भी लेक्चर देखता हूँ, इस ट्यूटर ने इस लेक्चर में क्या क्या ऐड किया है। तो ऐसे आप एक ही टॉपिक पे टाइम वेस्ट मत करना, एक जगह से देख लिया, आपको अच्छे से क्लियर हो गया, अच्छा ठीक है स्टैंडर्ड बुक से पढ़ो, खत्म करो। ऐसे नहीं 3-4 चैनल पे आप एक ही वीडियो देखे जा रहे हो, टाइम वेस्ट किए जा रहे हो, कोई मतलब नहीं होगा। आपको किसी भी वीडियो में आप कुछ भी पढ़ोगे, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर अगर वो हो रहा है, अगर आप उस ट्यूटर से समझ पा रहे हो तो दैट्स इट, देन गो फॉर स्टैंडर्ड बुक, रीड करो, नोट्स बनाओ, खत्म करो। नोट्स भी जो यूट्यूब पे अगर आप वीडियो देख रहे हो तो वो जैसे जैसे नोट्स बनाए जा रहे हैं आप उसको कॉपी पेस्ट करके अपनी कॉपी में लिख सकते हो, तो उसके लिए भी आपको कुछ नहीं लगेगा। तो इसके लिए यूट्यूब वीडियोस को देखो समझने के लिए, पर उसमें टाइम वेस्ट मत करो, जो कि हम जनरली करते हैं। अरे अच्छा एक वीडियो देख लिया, अरे चलो ये भी वीडियो आ रहा है, ये भी वीडियो देखते हैं। नहीं, हम यहाँ पे टाइम पास नहीं कर रहे हैं यूट्यूब पे, नॉर्मल हमने कोई मटेरियल नहीं सर्च कर रहे हैं मूवी से रिलेटेड, हम यहाँ पे पढ़ाई से रिलेटेड सर्च कर रहे हैं। तो एक टॉपिक के लिए एक ही वीडियो रेफर करो, उससे आपको अगर समझ आ रहा है खत्म करो उसको, नेक्स्ट पे जंप करो, हो गया बस, बहुत ठीक है। क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं, अगर आप सब कुछ देखने लग गए तो 15 दिन में कभी भी एक यूनिट कंप्लीट नहीं होगी, उसके लिए फिर आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा। अगर आपके पास बहुत टाइम है तो आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी वो कुछ फायदे का नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम फिफ्थ चीज देखें तो फिफ्थ चीज होती है रिवीजन, कि हम रिवीजन कैसे करें। भाई हमने पढ़ तो लिया, हमने एक यूनिट पढ़ तो ली, लेकिन अब हमें कुछ याद ही नहीं रह रहा, हमें कुछ याद नहीं हो रहा। ये जनरली इश्यू होता है कि हमें याद नहीं रह रहा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, चलिए समझो आपने कोई भी यूनिट स्टार्ट की, कोई भी यूनिट आपने स्टार्ट की है, ठीक है। इस यूनिट के पहले 2-3 दिन आप पढ़ोगे तो आपको जो पहले 2-3 दिन हो गया आप उसको पढ़िए 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 पढ़िए। उसके बाद जब भी जैसे आपने 2 दिन पढ़ा फॉर एग्जाम्पल, तो थर्ड डे जैसे ही आया, आप उस थर्ड डे में पहले फर्स्ट एंड सेकेंड डे का रिवीजन करेंगे, तभी थर्ड डे का पढ़ेंगे। फिर फोर्थ डे जब आएगा तब आप फर्स्ट डे, सेकेंड डे और थर्ड डे का रिवीजन करेंगे, फिर ही आप फोर्थ डे का नया टॉपिक उठाएंगे। ऐसे ही फिफ्थ डे में भी आप फर्स्ट से लेकर फोर्थ डे का रिवीजन करेंगे, फिर ही आप फिफ्थ डे को पढ़ेंगे, फिफ्थ डे वाले दिन कुछ नया टॉपिक उठाएंगे। तो ऐसे आप जिस तरीके से पढ़ते जाएंगे, बार बार आप रिवीजन करते जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर पहले दिन आपको 30 मिनट्स लगे रिवीजन करने में फॉर एग्जांपल, तो अगले दिन मे बी 27 मिनट्स लगे, उसके अगले दिन 25 मिनट लगे, उसके अगले दिन और कम होता जाएगा, इसलिए आप उसको उतनी बार रिवाइज कर लोगे। कुछ टाइम बाद ऐसे आएगा कि आपको कॉपी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में ही सब कुछ होगा, उसी तरीके से आपको रिवाइज हो जाएगा। तो रिवीजन आपको हर रोज करना है। पहले दिन आपने जहां से शुरू किया वहां से लेकर अब तक जितना भी पढ़ा उस पूरे का रिवीजन करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आज आपने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर आपने कर लिया कंप्लीट, इसका रिवीजन आपने कर लिया पूरा, डन हो चुका है। अब आपने सेकेंड यूनिट शुरू कर दिया, आपने शुरू कर दिया सेकेंड यूनिट, फर्स्ट यूनिट सेपरेट हो गए। सेकेंड यूनिट जब आपने 3-4 दिन हो गए या 5-6 दिन जब सेकेंड यूनिट के हो गए, फर्स्ट यूनिट का फिर से पूरा रिवीजन करो। उससे रैंडमली कुछ क्वेश्चंस करके देखो कि आप भूल तो नहीं गए, कोई पॉइंट मिस तो नहीं हो गया, ऐसे करके आपको भूल नहीं जाना अपनी फर्स्ट यूनिट को। सेकेंड यूनिट के भी कुछ दिन के बाद आपको फर्स्ट यूनिट के बारे में पढ़ते रहना है, उसको रिवाइज करते रहना है, छोड़ नहीं देना। जैसे कि आपने 15 जनवरी तक कंप्लीट कर ली सेल बायोलॉजी, तो सेल बायोलॉजी अब आपको रिवाइज करनी होगी। अगर आपने 16 तारीख से मॉल बायोलॉजी शुरू कर दी तो आपको 18 तारीख को, 19 तारीख को या फिर 20-25 ऐसे बीच में रिवाइज करते रहना है सेल बायोलॉजी, छोड़ना उसको बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखना। इसके अलावा अगर हम देखें 6th पॉइंट देखें तो टाइम टेबल, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे फिक्स्ड टाइम टेबल इस वीडियो में नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं उस हिसाब से।
लेकिन मैं इस टाइम टेबल में ये बता सकती हूँ कि आपको कौन सी यूनिट्स कैसे करनी है। फॉर एग्जाम्पल जनरली कुछ बच्चे होते हैं कि सिर्फ एक यूनिट पढ़ते हैं एक बारी में, फिर दूसरी यूनिट कुछ दिनों में पढ़ते हैं, फिर तीसरी यूनिट, मतलब एक एक करके वो यूनिट कंप्लीट करते हैं, तो वो बहुत वेल एंड गुड है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं, अगर मैं एक ही टॉपिक को पढ़ती रहूँ 15-20 दिन तक तो मैं बहुत बोर हो जाती हूँ, मुझे मन नहीं करता उसको पढ़ने का, मैं सच में बोर हो जाती हूँ। तो मे भी मेरे जैसे और भी स्टूडेंट्स होंगे जो एक यूनिट को साथ साथ बस पढ़ वही सेल बायोलॉजी पढ़ते मतलब दिमाग खराब हो जाता है कि कितना सेल बायोलॉजी, कुछ और पढ़ते हैं ना। तो आप उसके लिए ऐसे कर सकते हैं, आप उसके लिए 2 यूनिट्स को कंबाइन कर सकते हैं, किन्हीं भी 2 यूनिट को आप कर सकते हैं कंबाइन करने से क्या होगा, आप इन 2 यूनिट्स में एक यूनिट जो होगी उसको डिफिकल्ट वाली यूनिट लेंगे और एक जो दूसरी यूनिट होगी वो इजी वाली लेंगे, ठीक है। इससे फायदा क्या होता है, देखो एक यूनिट आपने ली डिफिकल्ट वाली, एक यूनिट ली इजी वाली, तो क्या होगा जब आप डिफिकल्ट वाली लेंगे पढ़ेंगे तो आप ऑब्वियसली आपका दिमाग थोड़ा खराब होगा, लेकिन इजी वाली जब आपने पढ़ी तो आप उसको पढ़ के रिलैक्स हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सुबह शुरुआत की 8 बजे अगर आप शुरुआत कर रहे हो, वो डिपेंड करता है, बच्चे कुछ 11 बजे शुरुआत करते हैं व्हाटएवर, तो अगर आपने सोचा है कि हाँ आज मुझे ये दोनों यूनिट्स पढ़नी है, तो इस यूनिट में आप सबसे पहले उठाओ डिफिकल्ट वाली यूनिट को, तो ये फ्रेश है, अच्छे से आपको पढ़ने होगा, समझने होगा। बाद में जब आपका थोड़ा ब्रेन थक जाएगा तब आप इजी यूनिट को उठा लीजिए, क्योंकि इसको आपको ऑलरेडी आपको लगता है इजी, आपके कॉलेज में भी आपने बहुत अच्छे से इसको पढ़ी होगी, तो आप इसको रेफर कर सकते हैं। कभी भी आप ये मत सोचिए कि आज मुझे दिन में 10 घंटा पढ़ना है, आज मुझे 12 घंटा पढ़ना है, 14 घंटा पढ़ना है, ये मत पढ़िए, ये मत सोचिए, क्योंकि आप बैठे हो 10 घंटे के लिए बैठे हो लेकिन आपने पढ़ा कुछ नहीं है, फर्स्ट पेज 2 पेज पढ़े, क्या मतलब है। अगर आपने आज सोचा था कि हाँ भाई मैं 10 घंटे बैठूंगा, लेकिन मॉल बायो आपने उठाया और सिर्फ प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन ही आधा पढ़ा, तो क्या मतलब है, उसका कोई मतलब नहीं होगा। उसके अच्छा सोचिए कि आपको टॉपिक कितने कवर करने हैं, उससे अच्छा देखिए कि कितने टॉपिक आपको कवर करने हैं। अगर आपने 2 यूनिट्स उठाए हैं, कोई भी यूनिट उठा लिया, आपने जेनेटिक्स आपको लगता है आपको इजी लग रहा है, वहीं आपको मॉल बायो लगता है आपको डिफिकल्ट लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी हो सकता है जो आपको लगता है इजी या फिर डिफिकल्ट, तो देखिए कि आपको आज मॉल बायो के इतना टॉपिक निपटाना है, जेनेटिक्स का इतना टॉपिक निपटाना है। 2 यूनिट अगर आप ले रहे हैं साथ में, तो आप इन दोनों के टारगेट बना लीजिए, आपको 25 दिन में करनी है खत्म, दोनों यूनिट्स को 25 दिन में खत्म करनी है, तो इसको कितना टाइम देना है, इसको कितना टाइम देना, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। आपको लगता है कि ये जो मॉल बायो है ज्यादा टाइम लेगी, जेनेटिक्स आपका कम टाइम लेगी, तो उस हिसाब से आप अपना टाइम टेबल सेट कर सकते हो। आप पूरे सिलेबस में मार्क कर सकते हो कि ठीक है यहाँ तक का जो पोर्शन है वो मुझे इस तारीख को पढ़ना है, इसके आगे का पोर्शन अगली तारीख को, उसके आगे का पोर्शन अगली तारीख को, तो उस हिसाब से आप पूरा का पूरे पोर्शन को डिवाइड कर सकते हो, जेनेटिक्स के भी मॉल बायो के। तो हमेशा एक इजी यूनिट लो और एक डिफिकल्ट यूनिट लो, अगर आप मेरे जैसे हो और आपको सिर्फ एक ही यूनिट लेनी है तो फिर आप एक ही यूनिट को पूरा डिवाइड करो, बट उनको आवर्स में डिवाइड मत करो, एक दिन में आपको कितना पढ़ना है उसमें डिवाइड करो, क्योंकि आवर्स डिवाइड करके कुछ नहीं होगा। आज आपने सोचा 24 में से मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, बैठे हो बुक लेकर लेकिन पढ़ा कुछ नहीं, तो कोई फायदा नहीं। उससे अच्छा टॉपिक देखो भाई, कंप्लीट करना है, आज सोने जाने से पहले कंप्लीट करना, पुराना वाला रिवाइज करके जाना, ये सोचो, तो दैट विल बी वेरी बेनिफिट। तो यहाँ पे 6 पॉइंट क्या अपना टाइम टेबल में हमें क्या देखना है। उसके बाद 7th पॉइंट जो आता है वो आता है क्वेश्चन सॉल्विंग। अगर हम क्वेश्चन सॉल्विंग की बात करें तो स्टार मार्क डाल के पॉइंट जो होता है वो है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करने ही करने, ये तो कुछ भी हो जाए आपको सॉल्व करना ही है, इनको नहीं छोड़ना, आपको किसी भी हालत में आपको इनको नहीं छोड़ना है। जब आपको लगे कि हाँ आपका 40 से 50% हो गया एक चैप्टर का कंटेंट, जब आपको लगे एक चैप्टर का कंटेंट आपका 40 से 50% हो गया, उस टाइम पे आप शुरू कर दो PYQ क्वेश्चंस करना। किसी भी स्पेसिफिक चैप्टर के बहुत सारी बुक्स हैं जिसमें चैप्टर वाइज दिए होते हैं PYQs, तो उनको ले लो, उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। और एल्स अगर आपके पास टाइम है तो आप पेपर्स ले सकते हो, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारे PYQ पेपर्स सेंड कर रखे हैं, आप उनसे पेपर डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। और अगर आप बुक अफोर्ड कर सकते हो तो बुक भी ले सकते हो, और उसमें जैसे ही आपका एक चैप्टर मॉल बायो समझो 40 to 50% हो गया, उठा लो PYQ सॉल्व करो। पर उसके साथ साथ ही आपको रेगुलरली ऑन अ रेगुलर बेसिस पे आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, ठीक है।
प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स यानी कि बहुत सारे बुक्स वगैरह आती है जिसमें प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दिए होते हैं, टॉपिक वाइज दिए होते हैं। तो आपने आज डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट किया तो उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। कल आपने डीएनए ट्रांसक्रिप्शन किया, आपने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। तो डे बाय डे रोज आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, और जब आपको लगे हाँ 40-50% हो गया तो पीवाईक्यू सॉल्व करने की कोशिश करो। पीवाईक्यू अगर आप शुरू से सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो मतलब नहीं है, क्योंकि शुरू में आपको हर एक टॉपिक से सिर्फ 1-2 पीवाईक्यू मिलेंगे, लेकिन जब आप एक साथ करोगे तब आपको सॉल्व करने में मजा भी आएगा और जैसे जैसे सॉल्व होते जाएगी। तो रोज प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करो, कोई भी ऑथेंटिक अच्छी बुक ले लो, मिल जाएगी आपको आराम से। इवन आपको अगर बुक नहीं चाहिए तो भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की जो बुक्स है मैंने टेलीग्राम चैनल पे भेज रखी है, आप डाउनलोड करो प्रैक्टिस बुक्स को, मोबाइल पे ही सॉल्व कर लो, आपको बुक्स खरीदने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी पीवाईक्यू की भी जो बुक्स है जिसमें चैप्टर वाइज दिया हुआ है मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर रखी है, आप उसको देख सकते हो, आपको खरीदने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको टेलीग्राम चैनल पे सारा कंटेंट मिल जाएगा। स्टैंडर्ड बुक्स मिल जाएगी, पब्लिकेशन की बुक मिल जाएगी, आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस की बुक मिल जाएगी, आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की बुक मिल जाएगी। तो आपको कुछ खरीदने की भी जरूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि नहीं आपको चाहिए, आप खरीद सकते हो, आपको खरीद के ही पढ़ने में मजा आता है। कुछ बच्चे होते हैं जिनको पढ़ने में बुक से पढ़ने में मजा आता है, तो आप वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप ये करो, हर रोज प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, एटलीस्ट हाफ एन आवर 1 आवर। समझो 2 यूनिट्स ले रहे हो तो हाफ एन आवर मॉल बायो के, हाफ एन आवर जेनेटिक्स के, और 3-4 दिन में या फिर जब 30-40% हो गया तो आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने ही है। दैट इज वेरी नेसेसरी। अब समझो आपकी प्रिपरेशन को अगर हो गए 3-4 मंथ्स, अगर आपकी प्रिपरेशन को हो चुके हैं 3-4 मंथ्स, आपने काफी यूनिट्स कवर कर ली, 4-5 यूनिट्स आपकी कवर हो चुकी है और मे बी मोर कवर हो चुकी है, तो हर रोज एक यूनिट को उठाओ, हर रोज उस यूनिट के थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व करो। हर रोज, आज सेल बायोलॉजी उठाया, कल मॉल बायोलॉजी उठाया, फिर डेवलपमेंटल बायोलॉजी, फिर जेनेटिक्स, जिस भी आपने ऑर्डर में किया, पर हर रोज क्वेश्चंस उसके सॉल्व करो, एटलीस्ट 2 आवर इन चीज के लिए रोज, तो सो दैट आपका कुछ मिस ना हो, आपको जो पुरानी यूनिट्स है बहुत अच्छे से याद रहे। तो एटलीस्ट इसके लिए 2 आवर्स तो हर यूनिट के लिए, जब 3-4 महीने हो जाए, शुरुआत में ही आपको नहीं करना, लेकिन जब 3-4 महीने हो जाए तब इस पे बहुत ज्यादा ध्यान दो, नई नई यूनिट्स पढ़ने के साथ साथ। उसके बाद जो पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट जो आता है 8th, वो होता है टेस्ट सीरीज। आपको टेस्ट सीरीज, ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे अगर आपको अंदाजा लगाना है। अब इसके लिए आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो कोचिंग की, और एल्स अगर आपके किसी दोस्त ने ऑलरेडी ज्वाइन की थी कभी या फिर कर रहा है तो आप उससे पेपर्स ले लो, लेकिन कोशिश करो कि रीसेंट पेपर्स हो, पुराने ना हो, क्योंकि पैटर्न जो है सीएसआई या नेट का चेंज होता रहता है। उसी हिसाब से जो कोचिंग वाले भी हैं वो अपना जो पैटर्न है चेंज करते रहते हैं, तो रीसेंट लेना बहुत ज्यादा अच्छा होगा। पुराने वाले में मटेरियल पुराना होगा, इतना ज्यादा मतलब नहीं बनता, तो रीसेंट टेस्ट सीरीज करने की कोशिश करो। अगर आपको नहीं लगता है टेस्ट सीरीज नहीं ले सकते, किसी दोस्त ने भी नहीं ली है, तो यू कैन डू कि आप हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस लगा लो। जैसे 10, आज आप सोचो 10 मॉल बायो के, 10 सेल बायोलॉजी के, 10 जेनेटिक्स के, 10 डेफ बायो के, ऐसे 10 क्वेश्चन किसी भी बुक से लगाओ और देखो आप कितने मार्क्स स्कोर कर पा रहे हो। लेकिन फिर भी बेस्ट यही रहेगा कि टेस्ट सीरीज अगर आप कुछ कर सकते हो जुगाड़ वगैरह, तो दैट विल बी बेस्ट। और एल्स आप सोच लो कि हाँ आज मुझे 25 क्वेश्चन कहीं से भी सी सेक्शन के सॉल्व करने हैं, 50 क्वेश्चंस मुझे कहीं से भी, या फिर 35 क्वेश्चंस मुझे कहीं से भी बी सेक्शन के सॉल्व करने हैं, बुक्स में होंगे तो बुक्स में से आप लेकर सॉल्व करो। लेकिन जितने ज्यादा हो सके लास्ट का जो 2 महीने का पीरियड होता है उसमें क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करो, पेपर्स लेकर देखो, पेपर्स पुराने प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पेपर है, जैसे आपने कोई भी क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का छोड़ दो, ठीक है, जैसे 2017 का आपने बोला मैं उसके क्वेश्चंस देखूंगा नहीं, 2018 का कोई पेपर मैं उसके क्वेश्चंस एक भी नहीं देखूंगा, उनको लास्ट टाइम पे सॉल्व करके देखो, तो उससे आपको पता चलेगा आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं लगा सकते हो तो। वैसे भी कोई एक पेपर छोड़ के रखो जो आप सोच रहे हो कि आप लास्ट टाइम पे ही सॉल्व करोगे, जो दैट वुड बी बेस्ट, कि आपको उससे पता चलेगा आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं, आपको कितना पुश करना है अपने आप को। तो जो स्ट्रैटेजी है वो दिसंबर और जून के बच्चों के लिए अलग अलग होगी। जो जून के बच्चे 15 दिन में कर रहे हैं, वहीं दिसंबर वाले जो बच्चे हैं वो 1 महीने में कर सकते हैं। जून वाले बच्चे अगर 15 दिन में एक यूनिट कंप्लीट करें तो दिसंबर वाले बच्चे 1 महीने में कर सकते हैं, उनके पास ज्यादा टाइम है तो वो ज्यादा अच्छे से स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह को पढ़ सकते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ध्यान रखना, 15 डेज, गिव 1 यूनिट 15 डेज,
स्टैंडर्ड बुक पढ़ के देखो, समझ में आ रहा है, टाइम जा रहा है, वेल एंड गुड। PYQ करके देखो, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करके देखो, रिवीजन जो मैंने देखा है वो देखना। क्योंकि जनरली क्या होता है, जब हमारे बहुत सारे यूनिट्स कवर हो जाते हैं तो हमें लगता है कि हमारा नाम हम भूल रहे हैं, हमें याद नहीं है, हमें कुछ याद ही नहीं आ रहा, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे दिमाग में होता है। तो कभी आपको ऐसा लगे कि नहीं यार याद नहीं आ रहा, मुझे नहीं लगता कि मुझे आता है, थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेना। क्वेश्चन जब हम सॉल्व करके देखते हैं ना, तब हमें पता चलता है अरे नहीं यार हमें तो आता है, बस ऐसे ही लग रहा है, दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज होती है। एक और डाउट जो बच्चे मुझसे जनरली पूछते हैं कि मैम हम कौन सी यूनिट से शुरुआत करें, मतलब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए। जनरली बच्चे जो है कंफ्यूज रहते हैं कि भाई स्टार्ट कहाँ से करें। ठीक है, हमने सारी बुक्स ले ली, हमारे पास सब बुक मटेरियल सब प्रेजेंट है, पर स्टार्ट कहाँ से करें। ऑब्वियसली बात है, बहुत कंफ्यूजन होता है अगर हम कोई भी नई चीज शुरू करते हैं तो। देखो सिलेबस में सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री दिया है, तो बायोकेमिस्ट्री से ही आपको शुरुआत करनी चाहिए। बायोकेमिस्ट्री में भी आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, शुरू में आपको थोड़ा अमाइनो एसिड्स के बारे में पढ़ के देखिए, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ के देखिए, DNA के बारे में पढ़ के देखिए, RNA के बारे में पढ़ के देखिए। सबसे पहले जो आपकी शुरुआत है वो वहीं से होनी चाहिए कि अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, DNA, RNA, वहां से आप शुरुआत कर सकते हैं। भले ही बाकी सारी चीजें साइड में छोड़ दीजिए, सिर्फ अमाइनो एसिड्स जो टोटल होते हैं 20 अमाइनो एसिड्स, उनका स्ट्रक्चर, उनका नेचर कैसा होता है। उसके बाद आपने प्रोटीन्स का प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर देख लिया। उसके बाद आपने DNA और RNA के बारे में देख लिया कि उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें बेसिस क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड क्या है, RNA, tRNA, mRNA, rRNA, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपने देख लिया। उसके बाद अगर आपको बायोकेमिस्ट्री में इंटरेस्ट आ रहा है तो आप बायोकेमिस्ट्री पूरा यूनिट कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को नहीं आता है क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, मेटाबॉलिज्म वगैरह, इट टोटली डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट्स। कोई बच्चा जिसका बायोकेमिस्ट्री बैकग्राउंड है उसको बहुत इंटरेस्ट आएगा, जिसका नहीं है उसको नहीं आएगा। तो अगर आपको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, मजा आ रहा है, बायोकेमिस्ट्री को कंप्लीट कीजिए। अगर नहीं आ रहा है तो जंप टू सेल बायोलॉजी। इतना पढ़ने के बाद जंप करिए सेल बायोलॉजी। जैसे जैसे सिलेबस में दिया हुआ है पॉइंटर्स टू पॉइंटर्स, वैसे वैसे अगर आप स्टैंडर्ड बुक रेफर कर रहे हैं, स्टैंडर्ड बुक से वैसे वैसे टॉपिक्स को सर्च करते हुए चलिए। पब्लिकेशन पढ़ रहे हैं, पब्लिकेशन को स्टेप बाय स्टेप, पब्लिकेशंस में तो उसी हिसाब से दिया होता है तो आप पब्लिकेशंस में उसी हिसाब से जा सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड बुक ले रहे हैं तो आप वो जो टाइटल दिया होता है स्टैंडर्ड बुक में उसमें देखिए और उसके हिसाब से सर्च करते 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 चले जाइए। तो आप इसमें CSIR का सिलेबस रेफर कर सकते हैं। सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री, थोड़ा बहुत पार्ट, फिर सेल बायोलॉजी अगर आप ले रहे हैं तो वो आपको पूरा पढ़ना है, मॉल बायोलॉजी ले रहे हैं तो पूरा पढ़ना है। वो अब आपके ऊपर है कि आप कौन सी यूनिट शुरुआत कर सकते हैं। जनरली आई वुड सजेस्ट कि जब आपने एक बार बायोकेमिस्ट्री में अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ लिया तो उसके बाद वो यूनिट लीजिए जो आपके कॉलेज ड्यूरेशन में आपको लगता है कि आपको बहुत अच्छे से आती है। फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है आपने सेल बायोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ा है, जो सेमेस्टर एग्जाम्स है उसमें आपने सेल बायोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आप सेल बायोलॉजी से शुरू कीजिए। आपको लगता है आपने जेनेटिक्स बहुत अच्छे से की, आप जेनेटिक्स से शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। बट जनरली शुरुआत सेल बायोलॉजी से या मॉल बायोलॉजी से ही करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सिलेबस में वही पहले दिया, वो कुछ सोच समझ के उन्होंने पहले दिया। क्योंकि बाकी यूनिट्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो उनके लिए आपको इनका थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए, सेल बायोलॉजी, मॉल बायोलॉजी का, तो आप वहां जाके अटक जाएंगे। तो इससे अच्छा पहले ये यूनिट कंप्लीट कर लीजिए। फिर भी अगर आपको डिफिकल्टी आ रही है तो आप या कोई और यूनिट चूज कर सकते हैं, या फिर आप ये भी कर सकते हैं 2 यूनिट्स ले सकते हैं। एक यूनिट जो आपको लगता है आपको बहुत अच्छे से कॉलेज टाइम पे आती है और एक यूनिट आप सेल बायोलॉजी और मॉल बायोलॉजी में से उठा सकते हैं। बट स्टार्ट विद द DNA RNA स्ट्रक्चर्स, क्योंकि ये पूरा बेसिक होता है, ये बिल्कुल बेसिक है, इसके बाद ही आपकी शुरुआत होती है। तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत कर सकते हैं। एक और पॉइंट कि अगर आप कोई भी यूनिट पढ़ रहे हो, स्पेसिफिक यूनिट पढ़ रहे हो, आप समझो मॉल बायोलॉजी पढ़ रहे हो, लेकिन कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको लग रहा है यार समझ नहीं आ रहा है, मुझे मैं कितना भी पढ़ लूं मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो लेट इट बी, उसको स्किप कर दो। उसकी जगह कोई और यूनिट देख लो जो आपको लग रहा है कि हाँ आपको समझ में आ जाएगी, और उसके देखो PYQ क्वेश्चन। जैसे आपने सोचा था आप मेथड्स एंड बायोलॉजी छोड़ दोगे, लेकिन आपको मॉल बायो के 2-3 टॉपिक समझ में ही नहीं आ रहा, क्या करें, बहुत बार पढ़ लिया, तो मेथड्स एंड बायोलॉजी के आप देखो PYQ क्वेश्चन। इसमें देखो कि आप इस मेथड्स एंड बायोलॉजी में से ज्यादा क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, कौन सी ऐसे मेथड्स है, कौन सी ऐसे टॉपिक्स है जिसमें ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उन टॉपिक्स को, इस टॉपिक को आप स्किप कर दो भले, तो आप उस हिसाब से अपनी जो पूरी तैयारी है उसको देख सकते हो, उस हिसाब से आप कर सकते हो। प्लस इतना ध्यान रखना कि जो लास्ट के महीने होंगे, जो लास्ट मंथ होगा, उसमें ऐसे यूनिट्स को रखना जो कि बहुत ज्यादा रटने वाले,
फॉर एग्जाम्पल अगर आप डाइवर्सिटी कर रहे हो तो डाइवर्सिटी को लास्ट मंथ में आप रख सकते हो, क्योंकि उसमें इतना रटने वाला है कि आप अगर पहले पढ़ भी लोगे तो आपको याद नहीं रहेगा। तो डाइवर्सिटी आप लास्ट मंथ के लिए रख सकते हो कि आपने सोच लिया हाँ लास्ट मंथ में मैं पढ़ूंगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी जो भी आप यूनिट सोचो वो जरूरी होगा कि आप उसको पूरा कंप्लीट करके अच्छे से पढ़ के रखो। और प्लस यहाँ पे जो एनिमल फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी होती है उसमें से भी बच्चे कंसीडर करते हैं कि कोई एक ही यूनिट पढ़े, आइदर प्लांट फिजियोलॉजी पढ़े आइदर एनिमल फिजियोलॉजी पढ़े। जो बॉटनी वाले बच्चे होते हैं वो प्लांट फिजियोलॉजी को पढ़ना प्रेफर करते हैं, वही जो जूलॉजी वाले बच्चे होते हैं वो एनिमल फिजियोलॉजी को पढ़ना कंसीडर करते हैं। तो इन दोनों में से आप कोई एक यूनिट कंसीडर कर सकते हो। डाइवर्सिटी आई वुड सजेस्ट, अगर आपकी रटने की कैपेसिटी बहुत अच्छी है तो ही इसको करना, और एल्स इसमें से थोड़ा बहुत पढ़ के आप इसको स्किप कर सकते हो। मेथड्स इन बायोलॉजी की अगर हम बात करें, बहुत सारी टेक्निक्स इसमें गिवन है, लेकिन कुछ जो टेक्निक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो क्लब करके क्वेश्चंस आते हैं। मेथड्स इन बायोलॉजी का सेल बायोलॉजी के साथ क्लब करके आता है, मेथड्स इन बायोलॉजी का मॉल बायोलॉजी के साथ क्लब करके क्वेश्चन आता है। तो वो आपको टेक्निक्स इसकी करनी ही पड़ेगी, भले ही कुछ भी हो जाए। बाकी अप्लाइड एंड बायोलॉजी यू कैन थिंक टू स्किप, आप इसको छोड़ सकते हैं। इम्यूनोलॉजी आप सोच सकते हैं छोड़ने की। सेल सिग्नलिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपको काफी कुछ और समझने को मिलेगा। तो लमसम अगर हम कहें कुछ यूनिट्स आपको प्रॉपरली पढ़नी पड़ेगी और कुछ यूनिट्स में आप कुछ पार्ट्स पढ़ सकते हैं। तो इसलिए इस हिसाब से आपको 13 यूनिट्स में से 10 यूनिट्स तो कुछ भी करके आपको पढ़नी ही पड़ेगी, भले ही कुछ भी हो जाए। सो इस तरीके से आप अपनी जो पूरी प्रिपरेशन है वो ध्यान रखें। जो मेरे पास मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे थे वो सबसे पहला ये था कि मैम हम कितना टाइम दें एक यूनिट को, तो उस क्वेश्चन का मेरे ख्याल से आपको इस वीडियो में जवाब मिल गया होगा कि अगर आप जून के लिए प्रिपेयर करें तो 15 दिन इज मोर देन इनफ फॉर 1 यूनिट। उस हिसाब से आप अपना सब कुछ करके देखिए। सेकेंड टर्म हम स्टैंडर्ड बुक रेफर करें या पाथफाइंडर रेफर करें, तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप एक दिन एरर करके देखिए, 2 दिन एरर करके देखिए। जब आप 1-2 यूनिट्स के लिए एरर करके देख लेंगे ना तो आपको बाकी यूनिट्स के लिए खुद समझ में आ जाएगा कि आपको क्या रेफर करना है। सिर्फ आपके कुछ दिन वेस्ट होंगे शुरू के, बट बाद में वो आपको जरूर फ्रूटफुल होगा। तो उस हिसाब से आप करके देख सकते हैं। बट हाँ, आप ऐसे नहीं कर सकते कि अभी कि आपको सिर्फ पब्लिकेशन के लिए जाना है, आपको सिर्फ स्टैंडर्ड बुक के लिए जाना है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट डिफरेंट है, उसको नहीं पता है कि वो किधर से ज्यादा अच्छे से समझेगा। पर ये ध्यान रखना स्टैंडर्ड बुक सिर्फ एक ही लेना, भागो मत सुन के कि कोई बच्चा बोल रहा है, कोई स्टूडेंट जिसका क्लियर होता है वो बोलता है मैम नहीं स्टैंडर्ड बुक बिल्कुल नहीं पढ़नी चाहिए, पाथफाइंडर इज बेस्ट। मैंने भी बोला था कि अच्छी होती है पब्लिकेशंस की बुक, बट वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखना होगा और वो आपको सिर्फ ट्रायल एंड एरर से ही आएगा, दैट्स द ऑप्शन। उसके बाद कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें, तो मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चंस रेगुलरली सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। और PYQ जो है 30 to 40% जब हो जाएगा, PYQ अगर आपसे सॉल्व हो रहे हैं, PYQ क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं प्लस प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं, तो आपको खुद पे कॉन्फिडेंस आएगा और धीरे धीरे तैयारी में आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाएगा। प्लस टेस्ट सीरीज लास्ट में आपको क्वेश्चन पेपर्स तो सॉल्व करने ही है। रिवीजन का बच्चों को डाउट होता है कि मैम रिवीजन कैसे करें, तो हर रोज पिछले जितना भी पढ़ा उसकी रिवीजन करनी है। सो आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी पूरी बहुत हेल्पफुल रहेगी, आपको एक पूरी तरीके से आइडिया आ गया कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। सो गाइज थैंक यू सो मच। इससे रिलेटेड मैं और वीडियोस भी बनाती रहूंगी ताकि आपको हेल्पफुल रहे। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइज, बाय।